नमस्कार दोस्तों, मैं फिरोज खान आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर मेरी टॉक्स में। आज हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर हार्मोन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. शर्मा जी। हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की। अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले आपने बताया कि सिम्टम्स बहुत भयावह स्थिति तक पहुंच जाते हैं। इसकी और क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि डायबिटीज़ आपकी पूरी बॉडी पर इफेक्ट डाल रही है? बिल्कुल, वो बताएं सर। देखिए ऐसा है कि जब लंबे समय की डायबिटीज़ है और लंबे समय तक शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो ऐसे में हम कहते हैं कि माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। माइक्रोवेस्कुलर मींस जैसे रेटिनोपैथी, आंख के जो छोटी नसें हैं उनमें बीमारी होती है, उसके कारण देखने में भी दिक्कत होती है। कई बार पेशेंट का विजन भी चला जाता है, उसको हम रेटिनोपैथी बोलते हैं। इसी तरह किडनी की जो छोटी वेसल्स होती है किडनी के अंदर, उनमें भी तकलीफ आती है, तो प्रोटीन लीक करने लग जाता है और बाद में किडनी फेलियर हो जाता है, उसको हम नेफ्रोपैथी बोलते हैं। इसी तरह नसें जो होती हैं अपने, जिनसे कि सेंसेशन बॉडी को मिलता है, उनमें ब्लंटिंग हो जाती है और फिर बाद में सेंसेशन खत्म हो जाते हैं और वो आदमी जब चल रहा होता है तो उसके घाव होते हैं पर उसको पता ही नहीं चलता, दर्द नहीं होता है, और फिर उसके बड़े बड़े घाव होते हैं पैरों में, और फिर कई बार वो घाव इतने इन्फेक्टेड हो जाते हैं, खून का दौरा रुक जाता है और ऐसे में उस पेशेंट की जान बचाने के लिए उसका पैर को काटना भी पड़ता है। इसको बोलते हैं एम्पुटेशन ऑफ अल्सर्स। तो ये सब चीज़ें हैं। और फिर मैंने जैसे बताया आपको कि मैक्रोवेस्कुलर जो मोटी वेसल्स की डिजीज़ है, जैसे कि हमारे हार्ट अटैक। तो डायबिटीज़ में हार्ट अटैक 2 से 4 गुना ज़्यादा होता है, और हार्ट अटैक के साथ साथ डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को 2 से 4 गुना लकवे की शिकायत भी होती है। और इसी तरह जो पैरों में जो मोटी खून की नलियाँ हैं उनमें भी रुकावट आती है, तो भी हमारे बोलते हैं उसको पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़। तो खून का दौरा रुकता है, तो फिर खून के बिना फिर कोई शरीर में अंग जिंदा नहीं रहता, तो पैरों में घाव होते हैं और घाव भरते नहीं है क्योंकि वहाँ पे खून का दौरा नहीं है, तो वो भी उनके पैरों को भी काटना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कॉम्प्लिकेशंस हैं। इन कॉम्प्लिकेशन से कैसे रोक सकते हैं? अगर हम बहुत अच्छा अपना कंट्रोल रखेंगे, खाने पीने का परहेज रखेंगे, घूमने जाएंगे, समय पे दवाई लेंगे और अपनी शुगर को नापते रहेंगे। और शुगर के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट भी होते हैं, जैसे HbA1c का टेस्ट होता है जो 3 महीने में एक बार करते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की जांच है, जैसे कोलेस्ट्रॉल की जांच है, जिसे हम कहते हैं लिपिड प्रोफाइल। ये सब समय समय पे होते रहने चाहिए। अगर उसमें कोई खराबी है तो उसका भी इलाज शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसकी भी दवाई साथ चलती है। हार्ट की डिजीज़ हो रही है, उसकी भी दवाई साथ चलती है। तो इन सब दवाइयों को लेकर के हम अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं और बहुत लंबे समय तक हम इन जटिलताओं से, इन कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। पर शर्त यह है कि हमें जागरूक रहना है, इस बीमारी के बारे में बिल्कुल अलर्ट रह करके इसको कैजुअल नहीं रहना है कि हाँ ठीक है डायबिटीज़ है, क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन मिठाई खा ली तो क्या फ़र्क पड़ता है, सिगरेट पी ली तो क्या फ़र्क पड़ता है, घूमने नहीं गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, 4 दिन दवाई नहीं ली तो। ये जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें बड़ी ख़राब चीज़ें हैं। सर, अगर हम इसकी बीमारी की मेडिसिन की बात करें और इसके टेस्ट की बात करें, तो ऐसी क्या खास दवाइयाँ हैं या खास टेस्ट हैं जो मरीज़ ले सकता है, अपने आप को बचा सकता है, प्रिवेंट कर सकता है इस बीमारी से? देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो अगर बीमारी हो गई है तो बहुत अच्छा कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने में खाने पीने का बदलाव, घूमने का, एक्सरसाइज का, फिर तीसरा दवाई का। दवाई हमारे पास अब 13 तरह की ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं। उसमें इंसुलिन भी है, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट इंजेक्शंस आते हैं वो भी हैं, और हमारे पास 11 तरह की ओरल ड्रग्स भी हैं। हाँ, तो हमारे पास अभी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जो मरीज को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकती हैं और लंबे समय तक कंट्रोल रख सकती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, समय समय पे टेस्टिंग होनी जरूरी है कि जो दवाई हम खा रहे हैं उनका इफेक्ट कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप दवाई तो ले रहे हैं और आप टेस्ट नहीं करा रहे, पता चलता है थोड़े दिनों में शुगर बढ़ गई और आप कह रहे हैं मैं तो दवाई ले रहा हूँ। डायबिटीज़ जो है वो प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, समय के साथ साथ बीमारी बढ़ती जाती है। तो आज आप 1 गोली से ठीक है, बाद में आपको 2 गोली है, समय के साथ 4 गोली भी खानी पड़ेगी। और एक स्टेज ऐसी भी आती है टाइप 2 डायबिटीज़ में जिनको गोलियाँ लेते लेते इफेक्ट खत्म हो जाता है। ऐसे में फिर हम उन लोगों को इंसुलिन पे भी लेना पड़ता है। टाइप 1 में तो पहले दिन से इंसुलिन है, और टाइप 2 में भी गोलियों के साथ भी इंसुलिन देना पड़ता है। तो उनको अच्छा कंट्रोल रखने के लिए समय समय पे टेस्ट करना जरूरी है। सर, आपने बताया कि हमें इंसुलिन देना पड़ता है रोगियों को। अगर हमें आम जनमानस की बात करें तो इंसुलिन और जो कुछ और भी हार्मोन्स इंजेक्शन आप देते हैं वो शायद थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो एक आम आदमी उन इंसुलिन के इंजेक्शन को, हिमोइंसुलिन के इंजेक्शन को शायद इतना लंबे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाता। क्या उसका कुछ अल्टरनेटिव अभी इस हमारे पास बायोलॉजी में कुछ आया है इस फील्ड में कि इंसुलिन का ये अल्टरनेटिव हो सकता है आने वाले समय में?
देखिए ऐसा है, इंसुलिन जो है ना टाइप 1 डायबिटीज में तो क्योंकि बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो गया, बिल्कुल। इसलिए हमें इंसुलिन पहले दिन से ही देना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि हमारे ज़्यादातर पेशेंट्स दिन में 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। एक लंबे समय वाला इंजेक्शन होता है, लॉन्ग एक्टिंग या बेजल इंसुलिन बोलते हैं उसको, और 3 बार खाना खाने से पहले शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, जिसको कि हम बोलसेस बोलते हैं। तो एक बेजल और एक 3 बोलस, उसको बेजल बोलस थेरेपी बोलते हैं, वो वाला इंसुलिन हमें बच्चों को देना पड़ता है। अच्छा। टाइप 2 में जो गोलियां खा रहे हैं, जो मुंह से खाने वाली गोलियां ले रहे हैं, उनकी भी जब गोलियां काम करना शरीर में कम कर देती हैं, तो हम कुछ दवाइयों को बदल करके देते हैं और साथ में इंसुलिन देते हैं। जी। मैं आपको वैसे बताना चाहूंगा कि इंसुलिन इतनी महंगी नहीं है। अच्छा। हाँ, इंसुलिन सबसे इफेक्टिव ड्रग है। अच्छा। और कई तरह की इंसुलिन है। कुछ ह्यूमन इंसुलिन जो हैं वो इतनी महंगी नहीं है, अच्छा। सस्ती हैं, और कई बार तो सरकारी अस्पतालों में फ्री में भी मिलती है। जी, जी, और कुछ जो नई इंसुलिन आई हैं जो थोड़ी सी क्वालिटी में बेटर हैं, जी। वो थोड़ी महंगी इंसुलिन है। अच्छा, अच्छा। तो कई बार हमारे बहुत सारे पेशेंट तो उसको अफोर्ड कर लेते हैं, और जो